Hello students, welcome back to A Square classes. Today we are going to continue our next lecture on same topic, that will be chemical kinetics. अगर मैं प्रीवियस लेक्चर की बात करूं, अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस लेक्चर हम लोग ये पढ़ने वाले थे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, जिसपे बेस्ट डीपीपी में कुछ प्रॉब्लम थे जिसको मैंने आपको सॉल्व करके बताया भी था कि इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। टोटल 4 मेथड है, जिसमें एक फर्स्ट मेथड है इनिशियल रेट मेथड, दूसरा है ग्राफिकल मेथड, तीसरा है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, चौथा है टी हाफ लाइफ मेथड। जिसमें से 2 मेथड आप पढ़ चुके हो। जब हम लोग जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर के कुछ ग्राफ थे एंड जीरो ऑर्डर के कुछ ग्राफ थे। अगर उस ग्राफ में से अगर कोई ग्राफ आपको मैच कर रहा है, लाइक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम, अगर वो लीनियर है तो कहीं ना कहीं जीरो ऑर्डर का है, एक्सपोनेंशियल होगा तो कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑर्डर का होगा। इस बेसिस पे मिलेगा तो आप ऑर्डर प्रिडिक्ट कर सकते हो। दूसरा, अगर टी हाफ लाइफ टाइम मेथड की मैं बात करूं तो अगर किसी केमिकल इक्वेशन में आपको कह रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट एसोसिएट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो जीरो ऑर्डर होगा, और इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल परसेंटेज डिसोसिएट करेगा तो वो रिएक्शन किस ऑर्डर का होगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का होगा। तो इसके बेसिस पे आप डिटरमाइन कर सकते हो। बेसिकली 2 और मेथड मुझे पढ़ाने हैं। जो तीसरा मेथड होगा वो इनिशियल रेट मेथड होगा। इनिशियल रेट का मतलब क्या हुआ कि अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, मैंने कहा था जिस रेट की बात करें आप उस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुट करो। अगर इनिशियल रेट की बात कर रहे हैं बेटा तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप ले लो। उसके मेथड पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, लास्ट लेक्चर में जो लास्ट क्वेश्चन था हम लोग उसी पे बेस देखे थे। और चौथा क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। तो आइए पहले हम लोग इसको पढ़ ले, एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर लास्ट में देखेंगे अगर रिएक्शन प्रेशर पे, अगर कोई गैसियस रिएक्शन में है तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की बात ना करके आपको प्रेशर की बात करेगा, तो किसी भी प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। और फिर आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम। तो वन बाय वन आज के टॉपिक का, आज के लेक्चर का ये टॉपिक है जिसमें हम लोग इस 4 चीजों को पढ़ेंगे। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकेंड वन इज योर इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, थर्ड वन इज योर graphical method, and fourth one is your called half life। टोटल यही 4 मेथड है। इनिशियल रेट मेथड आप जानते हो, वहां पे इनिशियल रेट मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे जो रेट होगा उसकी बात करेंगे। दूसरा है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, थर्ड वन इज योर ग्राफिकल मेथड, एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड टी हाफ लाइफ मेथड। ये मेथड और ये हाफ मेथड आप पढ़ चुके हो कब, जब हम लोग जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को पढ़ रहे थे। आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे इनिशियल रेट मेथड को पढ़ेंगे और इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड को पढ़ेंगे। इनिशियल रेट क्या है, और ये जो मेथड है हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इन आप यहीं पे समझो, अब ये हम लोग जो पहले ही पढ़ चुके हैं, ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। ऑर्डर कभी देख के नहीं पता कर सकते, बट मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन आप देख के प्रिडिक्ट कर चुके हो। याद करना, आप सेकंड थर्ड लेक्चर में आप ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन की हम लोग बात किए थे, वहीं पे इस चीज को हम लोग देख रहे थे। तो अगर हम बात करें, पहली बात करें आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड में क्या होगा कि कोई भी रिएक्शन आप ले लो, हाइपोथेटिकल वन रिएक्टेंट हो, एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, आप उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चेंज करो और कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से देखो रेट पे क्या चेंज हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या निकाल सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर एक रिएक्टेंट है तो मिनिमम 2 एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको। मैक्सिमम तो कितने भी करा सकते हो, मिनिमम 2 अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे आपको रेट देखना पड़ेगा। अगर 2 रिएक्टेंट है तो मिनिमम 3 बार कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करना पड़ेगा, मतलब उस एक्सपेरिमेंट को 3 अलग अलग ए एंड बी के कॉन्सेंट्रेशन पे कराना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए वन बाय वन आज हम लोग पढ़ते हैं इनिशियल रेट मेथड एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं इनिशियल रेट मेथड। In
initial rate method, the initial concentration of reactant in initial rate method, the initial concentration of reactant for different initial concentration of reactant in initial rate method, initial rate of reaction at different initial concentration of reactant at different initial concentration of reactant given in the problem then we have to identify या predict their order of reaction या order with respect to these individual reactant. एक्सपेरिमेंटल है, आपको कई बार समझो कोई भी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन में ले लेता हूं, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। अब क्या होगा कि इसका A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और B का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको अलग अलग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे अलग अलग रेट दिया होगा। दो रिएक्टेंट है तो मिनिमम 3 अलग अलग रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कराना पड़ेगा। क्लियर है? ध्यान से देखना। अब ये एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन होगा प्रॉब्लम में, कई बार जेईई में नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3 मार्क्स 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप आप इसको सॉल्व करना होगा। अब क्या करोगे, मिनिमम इस एक्सपेरिमेंट को, एक तो एक्सपेरिमेंट हो गया, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तीसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और चौथा है रेट। जैसे आप केमिस्ट्री के लैब वगैरह में प्रैक्टिकल करते हो, ऐसे टेबुलर फॉर्म लिखते हो, वैसे होगा। मिनिमम 2 रिएक्टेंट लेना पड़ेगा। दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ये कॉन्सेंट्रेशन है तो ये किस में होगा, मोल पर लीटर में, इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर में। और वो रेट है तो रेट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। ए का जो वैल्यू लिया आपने 2 × 10⁻², ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया, बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया 3 × 10⁻³ जब ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2 × 10⁻² एंड बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 3 × 10⁻³ लिया तो उस कंडीशन पे रेट आया 5 × 10⁻। क्या किया कि बी के कॉन्सेंट्रेशन को एज इट इज रखा, कितना, 3 × 10⁻³ अब मैं ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहा हूं, कितना, 4 × 10⁻²। जरूर नहीं डबल करिए, आप दोनों को चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस केस में इसका जो कॉन्सेंट्रेशन आया वो 10⁻⁻6 आया, जो रेट आया वो 10⁻⁻5 आया। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो गया, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हो गया। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 ले रहा हूं मैं। अब इस केस में मैंने क्या लिया, ए का कॉन्सेंट्रेशन फिर डबल कर दिया, बी का कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स लिया तो रेट आया 1.8 × 10⁻⁻4। मिनिमम 3 ले सकते हो, मैक्सिमम आप कितने भी बार इसका अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे अलग अलग रेट निकाल सकते हो। तो ये एक्सपेरिमेंट आप करोगे और ये इंफॉर्मेशन आपसे निकलेगा। तो आपसे पूछ क्या सकता है, ध्यान से देखना। आपको कहेगा इस केस में कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, और क्या जान सकते हो। आप कहोगे ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताओ, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताओ। और क्या पूछ सकता है, कहेगा इसका रेट लॉ इक्वेशन लिख करके दिखाओ। आप कहोगे और क्या हो सकता है, तो ये किस ऑर्डर का काइनेटिक्स होगा वो बताओ। और अगर वो उस ऑर्डर का काइनेटिक्स है तो क्या यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बताओ, क्योंकि अलग अलग ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग अलग होती है। और आपसे कह दे कि ए एंड बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं तो रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है वो बताओ, या वॉल्यूम को डबल कर रहे हैं या हाफ कर रहे हैं तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा वो बताओ। तो ये एक प्रॉब्लम के फॉर्मेट में मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं, 1 बाय 1 देखना। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे कह सकता है
चलो प्रॉब्लम में यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन में कैलकुलेट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में ऑर्डर बताओ। दूसरा क्या रहेगा, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको राइट करने के लिए कह सकता है। तीसरा आपसे पूछ सकता है वैल्यू एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। के की वैल्यू बताओ और रेट कांस्टेंट की वैल्यू बताओ। चौथा मैं प्रॉब्लम करा दे रहा हूं, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन रेट when volume is double। यही सब आपसे पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल एमसीक्यू मिलेगा तो कोई एक चीज पूछेगा, मैं सब करा दे रहा हूं आपसे। ए एंड बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताओ, रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर बताओ, रेट कांस्टेंट की वैल्यू और उसका यूनिट बताओ, और कह रहा है इसके वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको मिटा दे रहा हूं मैं कि प्रॉब्लम मिले तो अब अपन क्या करते हैं, ए एंड बी के रिस्पेक्ट में कुछ ऑर्डर एज्यूम कर लेते हैं। आप लिखना सॉल्यूशन में लेट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए इज एक्स एंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वाई। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आपने एक्स एज्यूम किया है और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आपने क्या एज्यूम किया है, वाई। तो इसका रेट लॉ इक्वेशन R इज इक्वल टू K concentration of A to the power X and B to the power Y। That is your rate law equation। ये आपने क्या ले लिया, रेट लॉ इक्वेशन। अब इसमें देखो अननोन क्या क्या है। एक तो R की वैल्यू गिवन है, A गिवन है, B गिवन है। आपसे क्या निकालना है, x एंड y की वैल्यू एंड k की वैल्यू। तीन नोन वैल्यू है और तीन अननोन है। यहाँ पे 3 जो है ये क्या है, 3 वैल्यू क्या है, अननोन है, और 3 वैल्यू अननोन है। तो इसके लिए मिनिमम 3 इक्वेशन चाहिए, इसलिए हमने एक्सपेरिमेंट को 3 बार कराया है। अब यहाँ पे मैं R, A एंड B जो नोन वैल्यू है उसको एक्सपेरिमेंट से अगर उठा करके इस इक्वेशन में पुट करूं तो मुझे 3 इक्वेशन मिलेगा। तो आप लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इन रेट लॉ इक्वेशन, putting the value of A concentration of A, concentration of B and value of rate in rate law equation, then you will get R की वैल्यू कितना, 5 इंटू 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू K। A के जगह पे क्या डालोगे, 2 इंटू 10⁻⁻² टू दी पावर X and 3 into 10⁻⁻³ to the power y। This is your equation 1। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की वैल्यू को फिर इस रेट लॉ इक्वेशन में डालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा देखो 10⁻⁻⁵। अब क्या करना कि रेट में जो पावर टर्म आ रहा है ना उसको इक्वल कर लेना। जब आप इसको 10⁻⁶ के टर्म्स में करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 10 इंटू 10⁻⁻⁶। हमने क्यों किया, बाद में मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए इजी होगा। चलो पहले यही लिखते हैं, पुट कर दो R की वैल्यू 10⁻⁻⁵ इज इक्वल टू K। एक ही इक्वेशन का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड करती नहीं है, तो अभी भी K ही रहेगा। A की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻² टू दी पावर X एंड B की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻³ टू दी पावर Y। फिर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट 3 की वैल्यू इस रेट लॉ इक्वेशन में डालते हैं तो कितना होगा
1.8 into 10 raised to power minus 4 is equal 1.8 10 raised to power minus 4 is equal to k 8 into 10 raised to power minus 2 to the power x and 9 into 10 raised to power minus 3 to the power y. This is your equation 3. अब मैं क्या करता हूं, इसमें आगे कुछ करने से पहले इसके पावर को इधर इक्वल कर लेता हूं. अगर इसके पावर को इक्वल करोगे तो ये जो वैल्यू है ये आ जाएगा 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 और इसको -5 के टर्म्स में करोगे तो डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दो, सॉरी ये 10 रेज टू पावर -6 और इसको यहाँ शिफ्ट करने के लिए तो ये आ जाएगा 180 इंटू 10 रेज टू पावर -6. मैंने क्यों किया है कि जब भी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो. तो हमने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट नंबर जो 3 एक्सपेरिमेंट थे उसके वैल्यू को इस रेट लॉ इक्वेशन में पुट किया और 3 वैल्यू आपको अलग अलग मिले. निकालना आपको यही 3 वैल्यू है x, y एंड k. अब देखो किसी दो इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं तो k तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, कैंसिल. अब उस अकॉर्डिंग आप इसको डिवाइड करो. बेसिकली आपको निकालना किसका वैल्यू है, तो आपको x, y एंड k की वैल्यू निकालनी. अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करता हूं तो देखो 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 टू द पावर y, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 टू द पावर y, ये टर्म्स क्या हो जाएगा, कैंसिल. तो अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, अगर 2 को 1 से डिवाइड करूं, चलो मैं पूरा लिख के डिवाइड कर देता हूं, ध्यान से देखना बेटा. तो ये क्या आ जाएगा, 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 इज इक्वल टू k 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 टू द पावर x एंड 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 टू द पावर y. इसको डिवाइड कर दे रहा हूं किससे, 1 से. तो ये 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 इज इक्वल टू k 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 टू द पावर y. और यहाँ पे क्या है, x. अब ध्यान से देख लो, k और k कैंसिल, ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, कैंसिल. ये 10 रेज़ टू पावर -6 10 रेज़ टू पावर -6 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल. अब इसको मैं यहाँ पे लिखूं तो ये कितना जाएगा, 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लो ये 10 रेज़ टू पावर -2 10 रेज़ टू पावर -2 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा. अगर वैसे कैंसिल नहीं करोगे तो दोनों पे पावर सेम है तो पावर को कॉमन, अगर आपको लगे ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे करें ना, 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 अपॉन 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 टू दी पावर x. पावर सेम था तो पावर को क्या ले लिया, कॉमन. जब इसको देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 2 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x. अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट सेम होगा, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी. मतलब ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a इज x, a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर जो x था, x की वैल्यू कितनी हो गई, 1. ये तो बोर्ड के लिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लाइन बाय लाइन सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए हमने इतना किया. और अगर अपने a स्क्वायर शॉर्टकट से देखोगे तो ध्यान से देखो, a स्क्वायर शॉर्टकट से देखोगे, यहाँ पे देखो आपने b का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखा है. अगर ये देख लो, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पे ए का कॉन्सेंट्रेशन आपने डबल किया तो रेट क्या हो रहा है, डबल. इसको आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 और इसको लिख सकते हो 180 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6. तो आपने बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखा, ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो रेट डबल हो रहा है. दैट मीन्स ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होगा, 1. इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं. तो आप अपने ए स्क्वायर शॉर्टकट से देख के ही निकाल सकते हो, लेकिन आपको बोर्ड वगैरह के लिए आपको लाइन बाय लाइन सॉल्व करना पड़ेगा. अब आपको क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए. अब आपको क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए. y की वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूं,
इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देता हूं। क्या करता हूं, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो यह आ जाएगा 180 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ पे देखोगे तो यह आ जाएगा k 8 इंटू 10⁻⁻2 टू दी पावर x और 9 इंटू 10⁻⁻3 टू दी पावर y अपॉन k 4 इंटू 10⁻⁻2 टू दी पावर x एंड 3 इंटू 10⁻3 टू दी पावर y। यही आएगा। फिर यहां से k और k क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। यहां देखोगे तो ये कितना आ जाएगा 18 इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म्स को देखो तो ये 2 टू दी पावर x, इधर आ जाओ 3 3 जा 9, 3 टू दी पावर y। ये टर्म्स कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब इस इक्वेशन में बेटा x की वैल्यू पुट कर दो 1, तो x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 टू दी पावर, ये कितना हो जाएगा 9। तो 9 को क्या लिख सकते हो 3 टू दी पावर, 9 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 को क्या लिख सकते हो 3 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर y। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। मतलब ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू e इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू 1 आ गई। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो a एंड b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया। दूसरा आपको कह रहे हैं रेट लॉ इक्वेशन लिखो, तो अगर रेट लॉ इक्वेशन अगर आप इसका लिखोगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेट लॉ इक्वेशन R इज इक्वल टू k, किसी भी इक्वेशन में a टू दी पावर 1 एंड b टू दी पावर 2। तो a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 आ गया, b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ गया 2। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा 2 + 1 कितना, थर्ड ऑर्डर। यहां तक आपको समझ में आया होगा। आप समझ करके लिखना, आप अच्छे से समझ करके 1 बाय लिखो। बोर्ड में आपको 3 और 5 मार्क्स में तो आपको पेन चलाना पड़ेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। तो पहला आप इधर देख लो, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी आपने फाइंड आउट कर लिया। दूसरा रेट लॉ इक्वेशन लिख लिया। अब क्या रहा है, वैल्यू एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की वैल्यू बताओ और उसकी यूनिट बताओ। कांस्टेंट यूनिट ऑफ के की बात करोगे तो ये क्या होता है, मोल पर लीटर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। तो यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर 1 माइनस 3 कितना, -2 टाइम इनवर्स, दैट इज द यूनिट। अब आपसे कह रहा है के बताओ, के की वैल्यू। तो इस इक्वेशन से देखो k इज इक्वल टू क्या जाएगा, रेट अपॉन a टू दी पावर x b टू दी पावर y। अब किसी एक इक्वेशन में a एंड b की वैल्यू पुट कर दो और x एंड y की वैल्यू हमने निकाली है, ये पुट कर दो आपको। तो रेट कितना हो जाएगा देखो, 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन a का कॉन्सेंट्रेशन 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू b का कॉन्सेंट्रेशन 3 इंटू 10⁻⁻3 का स्क्वायर। अब देखो ये 3 3 जा कितना 9, 9 2 जा 18, तो ये वैल्यू 5/18 हो गया। अब पावर देख लो, 10⁻⁻3 का स्क्वायर 10⁻⁻6 और -2 कितना -8, ऊपर 10⁻⁻6 है और नीचे 10⁻⁻8 है, तो ऊपर जाएगा 2 होगा। तो ये 500/18 दैट विल बी योर आंसर।
कि किसकी वैल्यू निकल गई, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकल गई। इसी इक्वेशन में आप सबको पुट करके के की वैल्यू क्या कर लो बेटा, निकाल लो। यहां तक आप समझ गए होंगे। तो लास्ट पूछा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट व्हेन वॉल्यूम इज डबल। अगर आप वॉल्यूम डबल करते हो तो रेट पे क्या फर्क पड़ता है। तो इसका चौथा पार्ट में इसको हटा रहा हूं बेटा। चौथा पार्ट कह रहा है अगर आप वॉल्यूम डबल करते हो, तो वॉल्यूम डबल करते हो तो क्या हो जाएगा, आप जानते होगे, हम लोग कर चुके हैं। चेंज इन रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन चेंज इन वॉल्यूम टू द पावर ऑर्डर। तो ऑर्डर कितना ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर। वॉल्यूम डबल करते हो तो रेट एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल रूट 1/2 टू द पावर 3। तो रेट कितना हो जाएगा, रेट अगर वॉल्यूम डबल करोगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इस इक्वेशन के लिए, तो रेट 8 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं रेट डिक्रीजेज बाय 8 टाइम्स, रेट डिक्रीजेज बाय 8 टाइम्स। तो रेट 8 टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यही एक्सपेरिमेंटल मेथड था जिससे आप क्या निकाल सकते थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इस पे बेस्ड जो जो पूछा जा सकता था हमने उसको क्या किया, कैलकुलेट किया। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में होगा। आप इसको बेटा समझ करके लिखो और फिर हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं। अब इस पे बेस्ड कई सारे प्रॉब्लम होगा, एनसीईआरटी में तो भर भर के प्रॉब्लम इस पे गिवन है। आप इसको देखना, आपको क्या होगा, समझ में आएगा। अब ये जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड है, इससे आप ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करोगे, हम लोग उसको पढ़ते हैं। बेसिकली ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, लिखना, इट इज बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड। और इन दिस मेथड concentration of reactant are given at different time interval. Concentration of reactant are given at different time interval, and from this value we have to determine order of reaction. अब आपको यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन होगा, ये अलग अलग टाइम इंटरवल पे, अलग अलग टाइम इंटरवल पे। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C नॉट है तो टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0 पे होगा। ये C1 तो टेम्परेचर T1 पे अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, मिनिमम आपको 2 टाइम इंटरवल पे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। T2 पे C2 है, T3 पे C3 है, T4 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन C4 है। इस टाइप से आपको दिया हुआ है। कितने भी अलग अलग टाइम इंटरवल पे आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चाहिए, मिनिमम 2 टाइम इंटरवल चाहिए जिससे आप निकाल सकते हो। अगर T1 T2 गिवन है तो अपन निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखना, अगर किसी दो, मैंने देखो ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अगर किसी 2 टाइम इंटरवल पे अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आ जाए तो जिस ऑर्डर को आप एज्यूम करे हो आपका प्रॉब्लम आंसर वही होगा। समझो पहले हम जीरो ऑर्डर प्रिडिक्ट करते हैं। आप जीरो ऑर्डर में जानते हो कि क्या आता है, AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। तो यहाँ पे K की वैल्यू क्या होगी, ये जीरो ऑर्डर के लिए है। अगर आपने रिएक्शन को जीरो ऑर्डर प्रिडिक्ट किया है, AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, तो यहाँ पे K इज इक्वल टू क्या होगा, A0 माइनस AT बाई T। और किसी 2 टाइम इंटरवल पे आप निकाल लो, एक टाइम इंटरवल 0 से T1 ले लो, दूसरा 0 टू T2 ले लो। तो पहला अगर मैं K निकाल लूं, K1 इज इक्वल टू A0 कितना, C0 माइनस C1 अपॉन टाइम T1, और दूसरा निकाल दूं K2 इज इक्वल टू
सी नॉट माइनस सी टू अपॉन टाइम टी टू, और इस दोनों टाइम इंटरवल पे K1 और K2 की वैल्यू सेम आ गई, दैट मीन्स हमने जो एज्यूम किया था कि ये जीरो ऑर्डर है, ये आपका सही होगा। तो अगर इफ K1 is equal to K2, then it is zero order kinetics. It follow zero order kinetics. और अगर जीरो ऑर्डर नहीं हो, इसलिए मैंने कहा हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो आप फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए लगा दो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था? K इज इक्वल टू 1 बाई टी एल एन ए नॉट बाई ए टी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था? K इज इक्वल टू 1 बाई टी एल एन ए नॉट बाई ए टी। तो फिर लगा दो K1 की वैल्यू, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए लगाओ K1। तो अगर आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए K1 लगाओगे तो 1 बाई T1 एल एन सी नॉट बाई C1, और दूसरा निकालोगे K2 इज इक्वल टू 1 बाई T2 एल एन सी नॉट बाई C2, और फिर K1 K2 अगर यहाँ पे सेम आ गया, इफ K1 इक्वल टू K2, तो फिर ये ऑर्डर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर। और आपको 80% केस में ये फर्स्ट ऑर्डर ही होगा, अदरवाइज नहीं तो ये आप क्या निकालोगे? जीरो ऑर्डर। ये तो फॉर्मूला से निकालोगे। अपना शॉर्टकट क्या था कि यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट डिसोसिएट करेगा, तो किसी भी दो टाइम इंटरवल में आप कंपेयर करो, इक्वल अमाउंट डिसोसिएट कर रहा है, मतलब जो डिफरेंस है वो एपी में है। तो जीरो ऑर्डर के लिए ये एपी होगा, अर्थमेटिक प्रोपोगेशन है, तो देख के ही आप कह दोगे जीरो ऑर्डर है। लेकिन अगर इक्वल टाइम इंटरवल में ये इक्वल परसेंटेज होगा, अगर ये ज्योमेट्रिकल प्रोपोगेशन में होगा, तो आप क्या कह दोगे? ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। आई होप आपको समझ में आएगा कि अगर किसी दो टाइम इंटरवल पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आ गई, तो आप एज्यूम, ये आपका जो एजम्पशन था, आपने जीरो ऑर्डर लिया होगा तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होगा बेटा, अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर लिया होगा तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो दैट्स ऑल अबाउट आवर एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से थे? तो पहला इनिशियल रेट मेथड, दूसरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, थर्ड ग्राफिकल मेथड, फोर्थ हाफ लाइफ मेथड। तो आपको आप जितने भी आप प्रॉब्लम थे डीपीपी के, सारे पेंडिंग काम क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। आइए हम लोग आगे फ्रेज पढ़ते हैं, प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम या प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रेशर। आइए बेटा हम लोग पढ़ते हैं प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम। मतलब प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम का मतलब सेंस ये होगा कि रिएक्शन में जो गिवन स्पेसीज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है ना, वो गैसियस फेज में है। अगर वो लिक्विड एंड सॉलिड फेज में होंगे तो फिर उसका कोई पार्शियल प्रेशर हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे। चलो कोई भी एक रिएक्शन है, A गिव्स 2B प्लस C, कोई भी एक गैसियस रिएक्शन है, ये भी बेटा गैसियस रिएक्शन है, ये भी गैसियस रिएक्शन है, ये भी गैसियस रिएक्शन है। ये गैसियस रिएक्शन में है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। समझो एट T इज इक्वल टू 0 पे इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन P नॉट है, तो क्या T इज इक्वल टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेट प्रेशर ऑफ B एंड C कितना होगा? 0। आफ्टर सम टाइम T इज इक्वल टू टाइम T पे ये कितना होगा? P नॉट माइनस एक्स, एक्स ले लो या प्रेशर है तो P1 ले लेता हूं, P नॉट माइनस P1, तो B कितना होगा? 2P1, C कितना होगा? P1। तो समझो अगर ये प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर कोई गैसियस रिएक्शन है तो गैसियस रिएक्शन में जो प्रेशर होगा वहां पे दो प्रेशर होते हैं, एक गैस का इंडिविजुअल प्रेशर, दूसरा टोटल प्रेशर। अगर मैं T इज इक्वल टू 0 पे बात करूं तो टोटल प्रेशर कितना होगा? P नॉट। अगर T इज इक्वल टू 0 पे पार्शियल प्रेशर ऑफ A पूछूं तो कितना होगा? P नॉट। पार्शियल प्रेशर ऑफ B पूछूं 0, पार्शियल प्रेशर ऑफ C पूछूं 0। तो किस टाइम पे प्रोडक्ट 0 होते हैं? T इज इक्वल टू 0, क्योंकि T इज इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट 0 होते हैं। और आपसे पूछे किस टाइम पे रिएक्टेंट 0 होते हैं, तो T इज इक्वल टू इन्फिनिटी। याद है ना, टाइम एट विच 100% रिएक्शन गेट कंप्लीटेड, TLT या T 100% जिसको बोलते हैं। और यही टाइम पे अगर मैं T इज इक्वल टू इन्फिनिटी ले लो तो ये कितना हो जाएगा? 0।
ये पी नॉट है तो ये कितना हो जाएगा 2p नॉट, ये कितना हो जाएगा p नॉट। तो अगर आपसे पार्शियल प्रेशर पूछे तो भी निकाल सकते हो। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी 0, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी 2p नॉट, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी p नॉट। ये कितना होगा p नॉट माइनस p1, 2p1 p1। कोई दिक्कत? और आप जानते हो अगर आप प्रेशर की बात करोगे तो आप जानते हो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। और अगर टेम्परेचर नहीं है, अभी हम लोग फैक्टर इफेक्टिंग मतलब कौन कौन सा रिएक्शन रेट को इफेक्ट कर रहा है उसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को पढ़े, अभी टेम्परेचर आए नहीं है, मतलब टेम्परेचर भी क्या होगा कांस्टेंट। तो ये टर्म्स भी कांस्टेंट है और गैस कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट ही है। और स्टडी ऑफ गैस इज पॉसिबल इन ओपन कंटेनर और इज क्लोज कंटेनर। तो गैस को तभी आप स्टडी कर सकते हो जब कंटेनर क्लोज है, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे उनके प्रेशर क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे। आप फर्स्ट ऑर्डर में फॉर्मूला क्या लगाते थे, K इज इक्वल टू 1/T ln A नॉट बाई ए टी। तो अब यहाँ पे अगर प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाओगे बेटा, K इज इक्वल टू 1/T ln P नॉट बाई पी टी, इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर। और यही फाइनल प्रेशर की जगह पे आप क्या पुट करोगे, K इज इक्वल टू 1/T ln P नॉट अपॉन P नॉट माइनस P1। क्लियर है? आप इसी टाइप से डील करोगे और प्रॉब्लम में जिस टाइप से इंफॉर्मेशन गिवन होगा आप उसी टाइप से इसको क्या करोगे, यूज करोगे। एक क्वेश्चन लिखना। अब क्या करा रहा हूं मैं, इसी प्रॉब्लम को इसी इक्वेशन पे बेस्ड में किस टर्म में क्वेश्चन दिए जाएंगे, मैं अलग अलग टर्म पे आपको क्या कर रहा हूं, इसको फॉर्मूला को यूज करना आपको सिखा रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। मैं इसको मिटा देता हूं, आप इस टर्म्स को लिख लो। कह रहा है इफ, पहला क्वेश्चन, इफ इनिशियल प्रेशर इज P2, if initial pressure of reactant is P2 and final pressure is P3, और इसका फाइनल प्रेशर कितना है P3, तब आपसे पूछे कि आप इसमें क्रेट कांस्टेंट की वैल्यू बता दो। आप इस फॉर्मूला को कैसे यूज करोगे, मतलब P2 क्या है, P नॉट की जो वैल्यू है वो P2 हो गया। कह रहा है इनिशियल प्रेशर, मतलब P नॉट P2 के बराबर हो गया, ये रिएक्टेंट के लिए दिया हुआ है। और आपसे कह रहा है फाइनल प्रेशर कितना है, मतलब यहाँ पे P नॉट माइनस P1 की वैल्यू कितना है P3। तो आप पुट करोगे तो ये क्या जाएगा, K इज इक्वल टू 1/T ln P2 बाई P3। कोई दिक्कत? इसी का मैं दूसरा केस स्टडी कराता हूं, केस 2। कह रहा है इफ इनिशियल प्रेशर इज P2, ऐसे लिख लेना, फॉर ए केमिकल इक्वेशन A गिव्स 2B प्लस C। कह रहा है इफ इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इज P2 and total pressure and total pressure is P3। क्या कह रहा है बेटा, इनिशियल प्रेशर P2 है एंड टोटल प्रेशर क्या है P3 है, तब कह रहा है कि इसमें क्या बताओ, रेट कांस्टेंट की वैल्यू। रेट मतलब इस फॉर्मूला को यूज करना, आप बताओ, मतलब आपको दे क्या दिया, P नॉट इजिकल टू P2 दे दिया, लेकिन P3 क्या है, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या आ गया, अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं तो ये प्रेशर की वैल्यू दी हुई है बेटा,
उस कंडीशन में फाइनल प्रेशर पी नॉट माइनस पी वन की वैल्यू गिवन थी, और इस केस में टोटल वैल्यू गिवन है, और आपको चाहिए क्या, पी नॉट माइनस पी वन। ध्यान से समझना। तो आपको पी टोटल क्या हो गया, पी नॉट माइनस पी वन प्लस टू पी वन इजकल टू पी वन। अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो आपको पी नॉट माइनस पी वन प्लस टू पी वन प्लस पी वन इजकल टू ये क्या है, पी थ्री। ध्यान से देखो, तो पहले मैं P1 की वैल्यू निकाल लेता हूं। ये P1 कैंसिल, ये हो गया P नॉट प्लस 2P1 इजकल टू P3, तो P1 इजकल टू P3 माइनस P नॉट बाई 2, और P नॉट की जगह में क्या डाल दूं, P2, तो ये आ जाएगा P3 माइनस P2 बाई 2। ध्यान से देखो, इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट का P2 दिया हुआ था, मतलब P नॉट की वैल्यू P2 थी, और टोटल प्रेशर दे दिया, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ A, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर A का, ये पार्शियल प्रेशर B का, ये पार्शियल प्रेशर, सबके पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दिया, तो क्या निकला, टोटल प्रेशर जो P3 है। तो इससे मैं क्या निकाल लिया, P1 की वैल्यू आ गई P3 माइनस P2 बाई 2। तो जब फॉर्मूला में पुट करोगे तो आपको चाहिए क्या होगा, P नॉट माइनस P1, P नॉट माइनस P1 की आपको वैल्यू निकालनी है। तो P नॉट P1 कैसे निकालोगे, P नॉट को क्या लिख लोगे, P2 माइनस P3 माइनस P2 बाई 2। अब आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा K इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बेटा, चलो बाद में कर देते हैं, तो ये आ जाएगा K इज इक्वल टू 1 बाई टी ln, ऊपर में तो आ जाएगा P2, नीचे में आ जाएगा, इसको जब माइनस करोगे तो 2P2 माइनस P2, P2 माइनस P3, पहले तो पूरा वैल्यू ही पुट कर दो, P2 माइनस P3 ऐसे, P2 माइनस P3 माइनस P2 बाई 2, दैट विल बी योर फॉर्मूला। और इस वैल्यू को पुट करोगे तो आपको निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 से करोगे तो 2P2, मैं सॉल्व करके लिख ही देता हूं आपको, तो ये आ जाएगा बेटा K इज इक्वल टू 1 बाई टी ln 2P2 अपॉन P2 माइनस P3। आपको ये यूज करना चाहिए, गिवन क्या है और उसके टर्म्स में इक्वेशन को यूज करना चाहिए। इक्वेशन यहाँ पे हमेशा इनिशियल मतलब P नॉट बाई PT ही होना चाहिए, और गिवन वैल्यू से आपको PT निकालते आना चाहिए। ये 2 केस तो लिख लिया ना, आइए इसी का मैं थर्ड केस कह रहा हूं। कह रहा है पहले आप इसको समझ करके लिखो, क्या नहीं समझ में बताओ। यहाँ पे टोटल प्रेशर P3 दिया हुआ था, तो हमने सारे को ऐड करके किसकी इक्वल कर दिया, P3। इसी का थर्ड पार्ट कह रहा है कि इनिशियल प्रेशर, मैं इसको मिटा रहा हूं अब, कह रहा है इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इज P2 एंड at T is equal to T, partial pressure of B is P3। कह रहा B का पार्शियल प्रेशर P3 है, तब आप फॉर्मूला को यूज करना बताओ, मतलब P3 यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दी है, 2P2 की वैल्यू P3 दे दी, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ B मतलब क्या हुआ, 2P1। तो अगर मैं बात करूं तो P नॉट की वैल्यू तो अभी भी P2 होगी, लेकिन 2P1 की वैल्यू क्या है, P3, तो आपको क्या चाहिए, P1 इज इक्वल टू P3 बाई 2। तो यहाँ पे आप पुट क्या करोगे, P नॉट माइनस P1, तो आप यहाँ पे निकाल लो P नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू, ये तो दिया हुआ था, कितना हो जाएगा, P नॉट माइनस P1, P नॉट की जगह P2 माइनस P3 बाई 2। अब वैल्यू पुट कर दो, K इज इक्वल टू 1 बाई टी ln P नॉट अपॉन P नॉट माइनस P1, तो K इज इक्वल टू 1 बाई टी ln P नॉट की जगह क्या डाल दोगे, P2, नीचे में P2 माइनस P3 बाई 2।
ये तो एक हाइपोथेटिकल केस हमने लिया था कि प्रेशर पे इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं और ऐसे आपको यूज करना आना चाहिए। प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम में आप समझ करके लिखो। आइए इसी पे बेस्ट 2010 का एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और उसी को सॉल्व करते हैं प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको आप आराम से समझ करके लिखो। हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम देखते हैं इसी पे बेस्ड। आइए बेटा हम लोग प्रेशर रिलेटेड में कहा था एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जेई 2018 का क्वेश्चन है, सॉरी मैं आपको 2010 बोल गया था। क्वेश्चन ध्यान से देखो, समझते हैं, फिर इसी को अपन क्या करते हैं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है N2O5 डिकम्पोजेस टू NO2 एंड O2। याद करो, वैसे भी सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में ये इक्वेशन आपको मैं बता चुका था। क्या था? N2O5 गैस है, डिकम्पोज करेगा NO2 एंड O2 में। N2O5 decomposes to NO2 and O2 and follow first order kinetics। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। सब गैस में है, ये भी गैस है बेटा, ये भी गैस है, ये भी गैस है। कह रहा है आफ्टर 50 मिनट्स द प्रेशर इनसाइड द वेसल्स इंक्रीजेस फ्रॉम 50 mm of Hg to 87 mm of Hg। अब चलो प्रॉब्लम को इनिशियली हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हो। अगर t इज इक्वल टू 0 पे बात करो तो कह रहा है 50 टू 87.5, मतलब इनिशियली 50 होगा, बाद में 87 पॉइंट क्या हो गया? 5 हो गया। हम लोग तो वैसे पी नॉट देखते थे, तो ये पी नॉट होगा, ये कम। बाद में ये t इज इक्वल टू कितने सेकेंड? 50 मिनट पे ये कितना हो जाएगा? पी नॉट माइनस P1। अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो ये 2NO2 होगा प्लस हाफ O2। इक्वेशन पहले बैलेंस कर लेते हैं, तो ये P से कितना हो जाएगा? 2P1 और बाद में ये कितना हो गया? P1/2। ध्यान से कहना, आप कह रहा है इनिशियल प्रेशर 50 mm ऑफ Hg था। कह रहा है प्रेशर इनसाइड द वेसल्स, इसका मतलब क्या हुआ? प्रेशर इनसाइड द वेसल्स की बात करो, मतलब ये टोटल प्रेशर की बात कर रहा है। तो T इक्वल टू 0 पे सिर्फ क्या होगा? N2O5 होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 एट T इक्वल टू 0 पे P नॉट, NO2 0, O2 0। तो यहाँ पे P टोटल जो इनिशियली होगा, तो P नॉट की वैल्यू आपको यहाँ पे 50 हो जाएगी। लेकिन T इक्वल टू 50 मिनट पे जो 87.5 होगा, ये पूरे की प्रेशर होगा। ध्यान से देखो बेटा, ये किसका प्रेशर होगा? पूरा का प्रेशर होगा। तो पूरा प्रेशर कितना है? P नॉट माइनस P1 प्लस 2P1 प्लस P1/2 इज इक्वल टू 87.5। ध्यान से देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये P1 2P1 P1 प्लस P1/2, तो ये हो जाएगा P नॉट प्लस 1.5 P1 इज इक्वल टू 87.5। तो आपको चाहिए क्या? P1 की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू डाल दो। 50 प्लस 1.5 P1 इज इक्वल टू 87.5। P1 इज इक्वल टू 87.5 माइनस 50/1.5। ये सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 25 mm ऑफ H। क्लियर? तो कह रहा है प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर आफ्टर 100 मिनट पे बताओ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कह रहा है 50 मिनट पे ये जो टोटल प्रेशर है ये 87.5 है। तो आप कहां पे बताओ? 100 मिनट पे बताओ। ध्यान से देखना, आप थोड़ा सा इसको एनालाइज करो। एट T इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू कितना है बेटा? 50, और ये P1 की वैल्यू कितना निकला? 25। तो 50 माइनस 25 ये कितना बचा? 50। मतलब ये 0 टू 50 मिनट्स में ये 50% डिसोसिएट कर रहा है। मतलब ये T इक्वल टू जो 50 मिनट्स है, ये इसका क्या है? T हाफ लाइफ टाइम है। ये इसका क्या है बेटा? T हाफ लाइफ टाइम है। दैट मीन्स इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल परसेंटेज विल बी डिसोसिएट। ध्यान से देखना, मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये T इक्वल टू 0 पे 50 था, तो T इक्वल टू 50 मिनट पे ये 25 बचा। तो अगर मैं T इक्वल टू 100 मिनट्स लूं
तो ये अगेन 2t हाफ लाइफ टाइम में वापस से कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा। तो ये अगर इसकी वैल्यू मैं लूं P0 माइनस P2 तो ये आ जाएगा 12.5, क्योंकि फिर से 50% डिसोसिएट करेगा। फिर 25 से 12.5 में क्या करेगा 50% डिसोसिएट करेगा। ये फर्स्ट ऑर्डर का यूनिक प्रॉपर्टी है कि हर एक टी हाफ लाइफ टाइम में ये 50% डिसोसिएट करेगा। कैसे पता चला कि 50 मिनट टी हाफ लाइफ टाइम है? क्योंकि इनिशियल प्रेशर कितना था 50, बाद में डिसोसिएट कर गया 25, तो बचा कितना 25। तो कहीं ना कहीं जिस टाइम पे वो 50% डिसोसिएट कर जाए वो टाइम उसका टी हाफ लाइफ टाइम होगा। तो कह रहा है 100 मिनट, तो 100 मिनट टू मतलब दूसरा टी हाफ लाइफ टाइम हुआ, तो दूसरे टी हाफ टाइम में 50% डिसोसिएट करेगा। तो ये कितना बचा 12.5। तो यहां से P2 की वैल्यू निकाल लो तो कितना हो जाएगा 50 माइनस P2 इज इक्वल टू 12.5। तो यहाँ से P2 की वैल्यू निकालोगे बेटा तो P2 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 37.5। P2 की वैल्यू होगी वो 37.5, ये mm ऑफ Hg है। तो आपसे पूछा क्या है कि प्रेशर ऑफ द मिक्सचर आफ्टर 100 मिनट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब T इज इक्वल टू 100 पे कह रहा है आप प्रेशर बताओ। इक्वेशन लिख के मैं दिखा देता हूँ बेटा। अगर T इज इक्वल टू 100 लिखोगे, ध्यान से देखो मैं इधर सॉल्व करता हूँ। N2O4 N2O5 डिसोसिएट करेगा 2NO2 प्लस हाफ O2 में। ध्यान से देखना, ये T इज इक्वल टू 0 पे, T इज इक्वल टू 0 पे ये कितना था P0, T इज इक्वल टू 50 पे ये P0 माइनस P1 2P1 P1 बाई 2, T इज इक्वल टू 100 पे ये P0 माइनस P2 2P2 P2 बाई 2। और यहां से P2 की वैल्यू आप निकाल चुके हो कितना 37.5। P2 की वैल्यू आप निकाल चुके हो 37.5। तो ये पूरा को सॉल्व कर दो, यही आपका क्या निकल जाएगा P टोटल। तो P टोटल कितना हो जाएगा P0 माइनस P2 प्लस 2P2 प्लस P2 बाई 2। इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा P0 प्लस 1.5 P2, तो 50 प्लस 1.5 इंटू 37.5, तो ये 106.5 mm of Hg। that will be your answer, that will be your answer। समझ में आया बेटा? तो कह रहा है 100 मिनट पे टोटल प्रेशर बताओ। टोटल प्रेशर तो यही होगा P0 प्लस 1.5 P2, तो P2 की वैल्यू हमने निकाल दिया 37.5, 37.5 पुट कर दिया, दैट विल बी आवर आंसर। तो प्रेशर रिलेटेड फॉर्म में आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा प्रेशर किस टाइम पे दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है। आई होप ये काफी अच्छे से समझ में होगा। ये प्रेजेंटली JEE 2018 का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा सिलेबस ठीक है हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप प्रॉब्लम अप्रोचिंग सॉल्व करो। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो, आप इस अप्रोच को बिल्डअप करो, यही आपको हेल्प देगा। सब जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर K इज इक्वल टू 1/T ln A0 by AT, बट एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर लोग समझ नहीं पाते हैं। आई होप आप काफी अच्छे से समझ पाए होगा, क्योंकि मैंने आपको समझाने की हर वो कोशिश की है जिससे फर्स्ट ऑर्डर का इमेज आपके माइंड में क्लियर होगा। सीधा कह रहा है कि 50 mm से 87.5 mm ऑफ Hg 50 मिनट में जा रहा है, तो 100 मिनट पे टोटल प्रेशर बताओ। तुरंत देखा 50 से 25 टी हाफ लाइफ टाइम है, तो सेकंड टी हाफ लाइफ टाइम 100 मिनट पे पूछ रहे हैं, हमने निकाल के सॉल्व कर दिया। तो आइए आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम। इसको आप समझ करके लिखो, फ्रेश हेडिंग डालो, प्रॉब्लम रिलेटेड टू वॉल्यूम। लेक्चर का लास्ट पार्ट पढ़ते हैं, वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम। अब वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम आपको कब गिवन हो सकता है? तो या तो प्रोडक्ट साइड, कोई भी एक प्रोडक्ट साइड जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा वो स्पीशीज आइदर इन गैस फेज में होंगे, तो पूछेगा कि कितना गैस रिलीज हुआ, ये पूछे जा सकते हैं ना। दूसरी चीज, अगर वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करोगे, जिन लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो हम लोग वहां पे देखते थे वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। अगर वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम है
तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस इस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, और इसी को हम लोग बोलते थे एवोगैड्रो, हम लोग बोलते थे एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। किसी भी गैसियस रिएक्शन के लिए एवोगैड्रो वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम में जो नंबर ऑफ मोल है उसको आप वॉल्यूम से क्या कर सकते हो, रिप्लेस करते हो, बिकॉज वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे, तो आप देख लो, फ्रॉम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आर नंबर ऑफ गैस कांस्टेंट, तो आर कांस्टेंट है, प्रेशर एंड टेम्परेचर आप क्या करते इक्वल, तो रिलेशन इन दोनों में आ जाएगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस। इज इट क्लियर? ये तभी लगा पाएंगे वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम जब प्रोडक्ट साइज मिनिमम एक स्पीशीज आपको क्या दिया हो, गैसियस फॉर्म में हो, ठीक है, और आपको अलग अलग टाइम पे वॉल्यूम गिवन होगा। समझ में आया? तो कुछ रिएक्शन है जिस पे वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम लेंगे, पहले मैं उस एग्जांपल को आपको बताता हूँ, फिर यूज कैसा करना है वो चीज बताओगे। और इसमें कुछ नहीं है, लास्ट में एक फॉर्मूला डिराइव करके हम लोग ले आएंगे और उसी पे बेस्ड आपको प्रॉब्लम मिलेंगे और हर बार आपको उसी फॉर्मूले को लगाना है। और उसमें जब आगे आइए हम लोग देखते हैं पहले कौन कौन सा एग्जाम्पल है। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, ज्यादातर डिकम्पोजिशन की है। देखना, प्रोडक्ट साइड मिनिमम एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो ऐसा होना चाहिए जो गैसियस फेज में एक से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक दिक्कत आएगा कि आप क्या पहचानोगे, और मिनिमम आपको अलग अलग टाइम इंटरवल पे उस गैस का वॉल्यूम दिया हुआ होगा। आप इस सारे एग्जाम्पल को ध्यान से लिखना और नोट करके एक पॉइंट लिखना जो मैं क्या लिखा रहा हूं। लिखना, काइनेटिक्स of all the above equation is studies, kinetics of all the above equation is studies by measuring the volume of product, gaseous product, by measuring the volume of product at different time interval. Kinetics of all the above equation is studies by measuring the volume of product, मतलब gaseous product collected at different time interval, at different time interval। और आपने अभी देखा कि मिनिमम 2 टाइम इंटरवल पे आपको कंसंट्रेशन चाहिए। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये रिएक्टेंट की बात कर रहा है या प्रोडक्ट के? तो अगर ये रिएक्टेंट होगा तो रिएक्टेंट कब कब हो सकता है, तो रिएक्टेंट t इज इक्वल टू 0 पे हो सकता है एंड t इज इक्वल टू एनी टाइम पे हो सकता है। क्या t इज इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट होगा? क्या नहीं, लेकिन t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे प्रोडक्ट होगा। और अगर ये प्रोडक्ट की बात करें तो ये टाइम t इज इक्वल टू t हो सकता है और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब मैंने पहले ही कहा कि इस जब भी वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम में किसी भी गैसियस रिएक्शन को स्टडी करोगे तो मिनिमम एक स्पीशीज आपको गैस में होना चाहिए। आप कैसे बात करोगे कि वो स्पीशीज रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट? तो अगर दोनों टाइम मिनिमम 2 टाइम इंटरवल चाहिए, अगर एक टाइम इंटरवल 0 पे है मतलब रिएक्टेंट की बात कर रहा है, या दूसरा उसमें से कोई एक टाइम इंटरवल इन्फिनिटी पे है तो वो किसकी बात कर रहा है? प्रोडक्ट की बात कर रहा है। आर यू गेटिंग माय? इतना तो समझ रहे हो। और आपको टेबुलर फॉर्म में क्या होगा, अलग अलग टाइम इंटरवल पे वॉल्यूम ऑफ गैस जो कलेक्ट हो रहा है उसका आपको अमाउंट गिवन होगा और उस पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लगाना पड़ेगा। आइए कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं और उसमें इस फॉर्मूले को यूज करने की कोशिश करते हैं। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम को यूज कैसे करना है। ठीक है, आप इसको ध्यान से लिखो। 2 मॉलिक्यूल ऑफ N2O5, इसका डिकम्पोजिशन ले रहा हूं तो क्या मिलेगा? 4 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 प्लस O2। यहाँ पे O2 गैस की हम लोग बात कर रहे हैं, बाकी सब एक्वस में है। अगर गैसियस में देगा तो गैसियस में लोगे, अगर एक्वस में तो एक्वस में लोगे। ये आपको दिया हुआ है। एट t इज इक्वल टू 0 पे कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, तो समझो t इज इक्वल टू 0, इसका कॉन्सेंट्रेशन A0 है तो इस यहाँ पे ये क्या होगा? 0, यहाँ पे ये 0। एट t इज इक्वल टू t पे ये कितना हो जाएगा? A0 माइनस 2x। ये कितना बनेगा?
4x, ये कितना बनेगा x। कोई दिक्कत? रिएक्टेंट कब कब हो सकता है? ऐसा हुआ टाइम बताओ जहां पे सिर्फ रिएक्टेंट ही हो, t इक्वल टू 0, और वैसा टाइम बताओ जहां पे प्रोडक्ट ही हो, t इक्वल टू इन्फिनिटी। क्लियर? अगर t इक्वल टू इन्फिनिटी डिस्कस करूं, t इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये a नॉट से ये क्या मिलेगा 2a नॉट, और ये कितना मिलेगा a नॉट। यही होगा ना? क्लियर? और इस पे मुझे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को लगाना पड़ेगा, तो फॉर्मूला क्या होगा ध्यान से देखना। फॉर्मूला आप लगाओगे k इज इक्वल टू 1/t ln a नॉट अपॉन a नॉट माइनस 2x। ये फॉर्मूला आप लगाओगे। k इज इक्वल टू 1/t ln इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a नॉट, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन a नॉट माइनस 2x। हम लोग यही तो सीखते आए हैं और अब तक यही तो कर रहे हैं। इसी केस को अगर वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम से कोरिलेट करना हो तो देखो कैसे कोरिलेट करते हैं। लिखना लेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड एट टाइम t इज इक्वल टू vt। वॉल्यूम ऑफ गैस, ये वॉल्यूम of oxygen at time t is equal to Vt, volume of oxygen gas at time t is equal to Vt, and volume of oxygen gas at time t is equal to infinity is equal to V infinity। तो कह रहा है t टाइम इंटरवल पे जो ऑक्सीजन गैस मिल रहा है वो Vt मिल रहा है, और इनफाइनाइट टाइम पे जो ऑक्सीजन गैस मिल रहा है वो V इन्फिनिटी है। आपको प्रॉब्लम में उसका अमाउंट दिया हुआ होगा, उसकी वैल्यू दी हुई होगी। तो अब इस पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कैसे लगाओगे? तो कह रहा है V टाइम इंटरवल पे जो वॉल्यूम है, तो जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल फ्रॉम एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। क्लियर है? तो T टाइम पे A के कितने मोल थे X, तो यहाँ पे X की वैल्यू किसके बराबर हो गई Vt के, और ए नॉट की वैल्यू किसके बराबर हो गई V इन्फिनिटी के। ए नॉट की वैल्यू किसके बराबर हो गई V इन्फिनिटी के। तो अगर मैं इसमें पुट करूं तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1/t ln ए नॉट की वैल्यू चाहिए, सॉरी बेटा एक चीज यहां देखना, इसके 2 मोल से 4 मोल बन रहे हैं तो ए नॉट से 2 ए नॉट बनेगा, और इसके 2 से बन रहे हैं तो इसके ए नॉट बाई 2 मिलेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ए नॉट बाई 2 इज इक्वल टू V इन्फिनिटी। तो यहाँ से ए नॉट की वैल्यू निकालो तो ए नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू V इन्फिनिटी। क्लियर है? मैं क्या समझा रहा हूँ ध्यान से देखना। इसके 2 मोल से इसके 4 मोल, इसके 1 मोल मिल रहे हैं। एट टी इज इक्वल टू 0 पे इसके ए नॉट, इसके 0 0 मिलेंगे। यहाँ ए नॉट मैंने क्या कहा स्टैचोमेट्रिक रेशियो में डिसोसिएट करवा दो, तो ए नॉट माइनस 2x, तो यहाँ पे 4x, यहाँ पे x, और 2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये 0, तो इसके ए नॉट से देखो 2 से 4 दो गुने बन रहे हैं, तो ए नॉट से 2 ए नॉट, 2 से हाफ, तो ए नॉट से ए नॉट बाई 2 हाफ बन जाएंगे। कह रहा ऑक्सीजन गैस जो कलेक्ट कर रहे हो टी टाइम इंटरवल पे इसका वॉल्यूम Vt है तो x Vt के बराबर हो गया, और कह रहा इन्फिनिटी पे वॉल्यूम V इन्फिनिटी है तो a नॉट बाई 2 V इन्फिनिटी के बराबर है, तो a नॉट इज इक्वल टू 2 V इन्फिनिटी। अब इसी में पुट कर दो k इज इक्वल टू t ln a नॉट के जगह पे क्या डालोगे 2 इंटू V इन्फिनिटी अपॉन नीचे a नॉट माइनस 2x, तो यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू ए नॉट की जगह क्या डालोगे 2V इन्फिनिटी माइनस 2x के जगह पे 2VT। ए नॉट के जगह क्या डाल दिया 2V इन्फिनिटी, नीचे ए नॉट के जगह 2V इन्फिनिटी माइनस 2x, x के जगह क्या डाल दिया VT, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2V इन्फिनिटी अपॉन 2V इन्फिनिटी माइनस 2VX। 2 कॉमन ले लो तो k इज इक्वल टू 1/t ln V इन्फिनिटी अपॉन V इन्फिनिटी माइनस x Vx।
जब भी वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। किसमें? इन केस ऑफ वॉल्यूम रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑर्डर मैंने कंसंट्रेशन के टर्म्स में बता दिया था, ए नॉट बाई ए टी। प्रेशर के टर्म्स में मैंने बता दिया, और वॉल्यूम के टर्म्स में कोई भी प्रॉब्लम हो आप यही लगाएंगे। यहाँ पे सॉरी वी टी होगा बेटा, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1 बाई टी एल एन वी इन्फिनिटी अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। दैट कोई भी प्रॉब्लम आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को लगाएंगे, ये सॉल्व होगा। आई होप समझ में आया होगा। तो आइए आप ध्यान से इसको पहले समझ करके लिख लो। कभी भी वॉल्यूमेट्रिक प्रॉब्लम में आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में लगाओगे के इज इक्वल टू 1 बाई टी एल एन वी इन्फिनिटी अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। क्लियर है? तो आइए इसी पे बेस्ट पहले मैं क्वेश्चन करा दूं, फिर आज का लेक्चर हम लोग क्या करेंगे यहीं पे कंप्लीट करते हैं। प्रॉब्लम देख लो फिर हम लोग आगे बात कह रहे हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज ए फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन, ये दिया हुआ है। कह रहा है आफ्टर 15 मिनट वॉल्यूम ऑफ O2, देखो तो आपको VT दिया हुआ है, कितना VT दिया हुआ है। आफ्टर 15 मिनट वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूसेस 9 ml। टाइम कितना है? ध्यान से देखो 15 मिनट्स। और कह रहा है एट द एंड ऑफ रिएक्शन जो V इन्फिनिटी है वो कितना है? 35 ml। मैंने कहा था ना आपको प्रॉब्लम लिखने की, इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा दोगे। अगर t इक्वल टू 0 और v t इक्वल टू t होता, वॉल्यूम है t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू t होता, तो वो रिएक्टेंट होता। t और इन्फिनिटी पे तो वो प्रोडक्ट है। आपसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछा है, k इक्वल टू 1 बाई टी एल एन वी इन्फिनिटी अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस क्या वी टी। आपका आंसर तो निकल गया। टाइम देखोगे तो k इज इक्वल टू टाइम की वैल्यू डाल दो, कितना 15 है, तो ये कितना गया 15 एल एन वी इन्फिनिटी कितना है 35 अपॉन बेटा 35 माइनस 9, दैट विल बी योर आंसर। तो कभी भी वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आपको एक ही 1 फॉर्मूला लगाना है, k इज इक्वल टू 1 बाई टी वी इन्फिनिटी अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। दो अलग अलग टाइम पे आपको वॉल्यूम दिया होगा, टाइम दिया होगा, डायरेक्टली पुट करोगे आप रेट कांस्टेंट निकल जाएगा। That's all about our today's lecture। आज के लेक्चर का जो सिलेबस था हमने कंप्लीट किया। हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख चुके थे, लेकिन सिलेबस थ्योरेटिकली कंप्लीट करना था, उसको मैंने कंप्लीट किया। प्रेशर रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, कई बार उस पर क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आपको वॉल्यूम पे मिलेगा, जो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। लेक्चर आप ध्यान से देखिएगा, समझ के पढ़िएगा बेटा, सारे कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करने की कोशिश करिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आपसे 100% सॉल्व होगा। पेशेंस के साथ काम करिएगा। लेक्चर कैसा लगा बताइएगा जरूर, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मैं एक बार फिर से लास्ट में रिपीट करता हूं, इतने देर से मेरे साथ बने रहने के लिए, पेशेंस के साथ अच्छे से पढ़ने समझने के लिए, कंप्लीट नोट्स बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड लक।